गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने शुरुआत में टाइम के बारे में देखा था, टाइम के लिए पर चर्चा की थी। तो एक लेडी ने वर्टिकल टाइम के बारे में पूछा था। 2 दिन पहले मैं जब प्रिज्म कर रहा था तो मुझे अचानक याद आया, देखो ये प्रिज्म में सही ढंग से देखना वही अपने आप में वर्टिकल टाइम में जाना होता है। नॉर्मली जो टाइम है वो लिनियर टाइम में हम सब कुछ करते हैं, पर वर्टिकल टाइम जो है वो एक अंदर की ओर जाने का होता है। मतलब जैसे डाइव मारते हैं अंदर की ओर, इस तरह वर्टिकल टाइम होता है। तो प्रिज्म करते करते जिस मोमेंट के ऊपर आपका एक क्षण के लिए भी ब्रेन रुक जाता है, शांत हो जाता है, तो वो वर्टिकल टाइम में आपकी एंट्री हो जाती है। चाहे बहुत कम समय के लिए हो, पर वो सही ये है। वर्टिकल टाइम जो है वो अंदर जाने के लिए वो सही टाइम है। वैसे टाइम जो है वो 2 टाइप के है। एक तो हम जानते हैं क्रोनोलॉजिकल टाइम, लीनियर टाइम। दूसरा टाइम जो है वो साइकोलॉजिकल टाइम। तो क्रोनोलॉजिकल टाइम तो चलता रहता है, सेकंड, मिनट, घंटा वगैरह। पर साइकोलॉजिकल टाइम जो होता है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, और हर व्यक्ति का भी हर परिस्थिति के अंदर अलग होता है। जैसे कि खुशी की मोमेंट होती है तो समय कहाँ पसार हो गया वो हमें पता नहीं चलता, और कभी दुख की घड़ी होती है या कभी हम किसी के लिए वेट करते हैं, रुकते हैं, तो उस समय जैसे कि बहुत लंबा हो गया ऐसा महसूस होता है। तो वो टाइम जो है वो हमारा अपना साइकोलॉजिकल टाइम भी होता है। दूसरा ये क्रोनोलॉजिकल टाइम है। तो ये टाइम के बारे में एक और पॉइंट मुझे याद आया, वो कहना था। दूसरा 2-3-4 दिन पहले मैं एक प्रोग्राम देख रहा था। उसके अंदर पृथ्वी पर मानव कब प्रकटा, और उन लोगों को लैब में एक प्रयोग कर रहे थे वो साइंटिस्ट कुछ, और वो ऐसा प्रूव करने की ये कर रहे थे कि भाई जो जीव पहले आया वो जीव था। वैसे तो पहले हम जानते हैं कोश आया, और कोश के लिए ऐसा कहते हैं कि भाई 350 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक कोशीय जीव आया। और वो कैसे बना पृथ्वी के ऊपर, कि जो समंदर की लहरें चलती है और उसकी जो फैन निकलती है किनारे के ऊपर, तो उसके अंदर से जो फेंजाई एक विकसित होता है, और फेंजाई से फिर एक कोशीय जीव बना। उसके बाद में बहुकोशीय जीव बने, फिर अंडज मतलब अंडों से निकलने वाले जीव, फिर स्तनधारी, और इस तरह मनुष्य आया। इस तरह एक इवोल्यूशन की बात होती है। पर हमारे शास्त्रों के अंदर और दूसरे धर्मों के अंदर भी एक बात और रूप से कहते हैं कि भाई ये इस तरह इवोल्यूशन नहीं हुआ, मनुष्य तो पहले से ऊपर से आया है, मतलब डायरेक्ट इसका प्रगटीकरण हुआ है। तो हमारे पुराणों कहते हैं कि जो हमारा प्रथम मनुष्य था वो मनु था, और मनु के कारण फिर हम मानव बने, हमें मानव नाम दिया गया। एक दूसरा मत ऐसा भी है कि जो ब्रह्मा जी के सप्तर्षि जो थे, उनके मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, वो पहले प्रकट हुए, और उसके बाद में पूरी सृष्टि में मानव प्रकटे। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में आप देखोगे तो इसमें एक आदम और ईव का कंसेप्ट आता है। वो सब ज़्यादातर लोग जानते हैं कि पहला मनुष्य कौन था, तो मनुष्य का पहला आदम आया, और एक लेडी थी वो ईव थी। और इस तरह हर धर्म के अंदर अलग अलग ये होती है। पर साइंस ऐसा कहता है करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका के अंदर मनुष्य पहले पैदा हुआ था। ये तो प्रूव करना बहुत मुश्किल है, फिर भी ये बात है। अब जो मैं साइंटिफिक प्रयोग की बात कर रहा था, तो उनमें वो लोग ये प्रूव करना ये करते थे कि जो पहले जीव बना वो जीव केमिकल से बना, मतलब कि केमिस्ट्री जो हो, केमिस्ट्री के प्रयोग से बाद में बायोलॉजी मतलब कि जीव शास्त्र, मतलब जीव जो है वो उसमें से उत्पन्न होता है। तो उन लोगों ने एक प्रयोग में क्या किया कि एक बड़ा बर्तन लिया
उसमें थोड़ा पानी लिया और कुछ केमिकल्स जो थे उसके बूंद 4 ड्रॉप्स उसके अंदर डाले। तो अलग अलग बूंद थे वो तैरने लगे, फिर वो बूंद एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगे, तो एक में से दूसरा बूंद, दोनों बूंद मिक्स हो गए, फिर तीसरा और चौथा, फिर एक ही बूंद जो बूंद था, जो एक ड्रॉप था वो बचा रहा। और फिर वो जैसे एक कोश होता है, सेल होता है, इसकी तरह वो मूवमेंट वगैरह करने लगा। तो ये एक लोगों का एक प्रयत्न ये था ये कहने का कि भाई देखो, केमिकल ओरिजिनल है पृथ्वी के ऊपर और उसके अंदर से फिर ये पूरी बायोलॉजी जो है वो बनी है। पर हमारा योग के अंदर एक पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो जो साइंस छूट जाता है, बात में योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, साइंस के लिए नहीं, कि हम जानते हैं कि जो लाइफ है अपने आप में एक एनर्जी है। तावरिया जी ने जो दो बेसिक एनर्जी बताई, लाइफ एनर्जी और अवेयरनेस की एनर्जी, और जीने के लिए 2 एनर्जी चाहिए। पहले तो एक जीवन अंदर आना चाहिए। तो जब कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले ये 2 एनर्जी आती है, उसके मूलाधार और स्वाधिष्ठान से एंटर होती है लाइफ एनर्जी और अवेयरनेस एनर्जी। उसके बाद में दूसरी एनर्जी आती है और बच्चा जो है वो फिर विकसित होता जाता है। तो ये लाइफ एनर्जी जो है, वो लाइफ एनर्जी का कंसेप्ट पता नहीं साइंस के पास है कि नहीं, पर वो साइंस ये बात नहीं कर रहा है कि कोई एनर्जी आ रही है और उसके बाद में जीवन प्रकट होता है। हो सकता है कि जो केमिकल से जो कोई कोष बना, पर कोष बना उसके अंदर जीवन आया, लाइफ एनर्जी आई, तो फिर वो जीवन आगे चला। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो साइंस ये बात नहीं कर रहा है, पर योग ये बात कर रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा थोड़ी बात करनी थी। चलिए अब फिर से जो 5th मीटिंग का लास्ट पार्ट है, 3-4 पैराग्राफ बाकी है, वो देख लेते हैं और फिर 6th मीटिंग आज चालू करेंगे। तो लास्ट जो था वो हमने पेज नंबर 80 के ऊपर जो है, और नई जो ब्लैक वॉल्यूम के अंदर 302 के ऊपर होगा। डेली ये पढ़ा था लास्ट टाइम। डेली प्रैक्टिसेस आर नेसेसरी एंड a time will come when you will not like to leave your home without doing them, just as you will not live without your bath or brushing your tooth, and the force of blind desire into blind action will begin to disintegrate. That is 2482 will change to 5221. तो ये एक इम्पोर्टेंट बात प्रैक्टिस की है कि अगर हमें हमारा रेशियो चेंज करना है, चारों केंद्रों के अंदर हमें अपना इंटरनल इवोल्यूशन करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस अनिवार्य है और इतनी सिंसियरली करनी है कि जैसे हम बात रोज़ लेते हैं, ब्रश रोज़ करते हैं, इसी तरह प्रैक्टिस भी अनिवार्य रूप से ये करनी चाहिए। क्योंकि मैं पहले लेक्चर में ये कहता था कि भाई देखो, ये एक्सरसाइज क्या है, ये इंटरनल बात है। बाहर का बात तो हम पानी से रोज़ लेते हैं, पर इंटरनल बात लेते हैं तो अंदर की शुद्धि कैसे होगी, तो उसके लिए ये सब सारी एक्सरसाइजेस दी गई है। और ये करते करते धीरे 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 हमारा रेशियो 2482 से 5221 की ओर जा सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। पीपल हाउएवर प्रीफर टू गो टू सच एक्सरसाइजेस और टू मेडिटेशन ओनली व्हेन दे आर नॉट एजिटेटेड। How can they then experience the great power of these exercises or meditation? For when agitated, this exercise cut through negative distractions and discomfort. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो लोग हम एक्सरसाइज करते हैं और क्या होता है कि कई बार थोड़ी दिक्कत आती है, ऐसा भी देखा है मैंने कि लोग जब डिप्रेशन आ जाता है तो नहीं करते, भाई आज छोड़ो, आज कोई मूड नहीं है, आज मज़ा नहीं है, आज नहीं करेंगे। या थोड़ा सा शरीर के अंदर डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा बुखार आ गया तो कहते हैं कि नहीं आज तो नहीं करेंगे, आज कुछ मज़ा नहीं है शरीर के अंदर। तो फिर ये एक्सरसाइज का क्या पावर है, एक्सरसाइज हमारे लिए क्या कर सकता है, वो कैसे प्रूव होगा? जिस दिन हमें ये प्रॉब्लम है, ये अंदर कोई किसी भी प्रकार का एजिटेशन है, उसी दिन तो खास चाहकर करनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि भाई एक्सरसाइज करने से हमारा एजिटेशन कम हुआ कि नहीं। हमारे अंदर बुखार है, कुछ तकलीफ है, सर्दी है,
एक्सरसाइज करने पर ये कम होती है कि नहीं। तो इसका एक ही जरिया है, एक ही मापदंड है कि अगर उस समय हम करते हैं तो ही फिर हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है वो डिस्ट्रैक्शन डिस्कम्फर्ट वगैरह है वो इस एक्सरसाइज से चला जाता है। तो ये साधक को ये पॉइंट खास समझ में रहना चाहिए। और एक्सरसाइज के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आज बीमार हूँ या आज कोई मूड ठीक नहीं है, आज मेहमान आने वाले हैं, किसी प्रकार का एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत नियमित रूप से सिंसियरली हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन वी विल टॉक हाउ कुड वी एवर बी ब्लाइंड to the simple, easy, natural and perfect way things are. The moment to moment brain modifications, their arising and passing away, their birth and death, we observe as it all occurs. तो ये जो जीवन में जो चल रहा है ये बेसिक प्रिंसिपल अराइजिंग और पासिंग अवे हर जगह के ऊपर, और जो बर्थ और डेथ वगैरह जो है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। और वही जो है इसके प्रति हम आंख बंद नहीं कर सकते। ये जीवन की एक घटना है और नेचुरल फॉर्म में है और वो परफेक्ट है। ये सब इसी तरह चलता रहता है, ये सारी घटनाएं। तो उसके प्रति हम आंख बंद नहीं कर सकते हैं और इसको हमें बिल्कुल शांति से निरंतर ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि ये चित्त के अंदर वृत्ति उत्पन्न होती है, जाती है, विचार उत्पन्न होते हैं, स्वाद आता है, जाता है। ये सारी चीज़ें जो अराइजिंग पासिंग अवे होता है उसको हमेशा हमारे ध्यान से बाहर नहीं जाना चाहिए। देन ऑल दिस इज एनगल्फ्ड बाय द इन्फिनाइट माइंड, ऑल नोइंग, प्योर, द इंडिविजुअल्स माइंड, एंड देन वी विल एक्सपीरियंस अवर ट्रू नेचर, द बुद्धा और क्राइस्ट नेचर, एज वास्ट एज द वॉइड एज द इन्फिनाइट माइंड, इन्फिनाइट वॉइड। तो ये जो है वो फिर एक पॉइंट आता है कि ये जो है राइजिंग पासिंग अवे जो चल रहा है, तो जब हम देखते जाएंगे ढकते जाएंगे तो एक पॉइंट के ऊपर सब ये एनगल्फ हो जाएगा, सबका समाविष्ट हो जाएगा। किसके अंदर कि जो हमारा माइंड है, इन्फिनाइट माइंड है और इंडिविजुअल माइंड उसी से बना हुआ है। तो इंडिविजुअल माइंड भी इसी तरह इन्फिनाइट माइंड की तरह ये देखता रहता है और ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके समाविष्ट इसके अंदर हो जाती है, सब शांत हो जाता है। ये थ्रू हमारा एक्सपीरियंस है और वो जो स्थिति है वो हमारा बुद्धा या क्राइस्ट नेचर है। और वो नेचर इतना वास्ट है, इतना वॉइड है, मतलब शून्य है और इन्फिनाइट वॉइड है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये अराइजिंग पासिंग अवे का खेल चलता रहता है तो तब तक हम हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, बुद्ध या क्राइस्ट नेचर जो है हमारा, वो नेचर को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। जिस मोमेंट के ऊपर ये सब खेल शांत हो जाता है देखते और सिर्फ हम इन्फिनाइट माइंड या हमारा इंडिविजुअल माइंड ही सिर्फ रहता है, ये जैसे हमने 3B की स्थिति के अंदर देखा है डायग्राम के अंदर। तो 3B की स्थिति जब बनती है तो फिर ये हमारा नेचर का अनुभव हमें होता है। Thus we will understand the arising and passing away of all things, including our body and brain, and then we shall cease to have wrong thought about death or have any fear of death. तो ये जब हम देखते जाते हैं चीज़ें जो है उदय और लय उत्पन्न होता है और फिर वो विश्रांत हो जाता है। इवन हमारे बॉडी के अंदर भी है, हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारा पूरा जो सेल्स जो बॉडी का बना हुआ है, पूरा बॉडी सेल से जो बना हुआ है, और सेल्स के अंदर ये प्रक्रिया हमेशा के लिए चालू रहती है। तो जब हम देखते हैं कि भाई एक्चुअली तो ये देखते हैं तो पता चलता है हम तो हर क्षण मर रहे हैं, क्योंकि सेल मर रहे हैं मतलब हम ही मर रहे हैं। तो हर क्षण हमारी तो मृत्यु होती रहती है। और ये खेल जब हम अंदर से रियलिटी के अंदर देखते हैं तो फिर ये डेथ का फिर भय नहीं रहता है, ना डेथ के बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी और ना डेथ के बारे में कोई भय रहेगा।
क्योंकि हम खुद हमारे बॉडी के अंदर देखते रहते हैं कि हर सेल हर समय मरता जाता है, एक नया सेल बनता है, एक जन्मता है, फिर एक मरता है। तो ये खेल अगर हम अंदर देख सकते हैं तो फिर दूसरा कौन सा डेथ के लिए हमें फिर डरने की ज़रूरत है, क्योंकि डेथ तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में ही यहाँ तो चल रही है। तो एक अंडरस्टैंडिंग ये आती है, और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम की है। पर ये इतना गहरा ऑब्जर्वेशन जब होता है तो ये सारी चीज़ें होती है, बाकी ये माइंड के लिए फिर खाली पढ़कर छोड़ देना जैसा होता है। We shall then see the innumerable arising that were our so-called birds, and we shall see the innumerable passing away that were our so-called deaths, the innumerable names that we as a single individual had, the relationship of father, mother, brother, sister, son, daughter, friend and foe, all so meaningless. अब जब फिर इतनी दृष्टि आ जाती है कि फिर हम हमारे पिछले जन्म कितने जन्म हमारे हो गए, वो भी हम देख सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई हजारों बार हमने जन्म लिया और हजारों बार हम मरे थे, हजारों बार हमें हमारे शरीर को एक नाम दिया गया था, और हजारों बार हम ऐसे रिलेशन में आए थे जिसमें हम कभी फादर थे या कोई मदर था, कोई ब्रदर था, कोई सिस्टर था, सन, डॉटर वगैरह वगैरह। तो ये एक पूरा जो खेल है, तो एक पॉइंट के ऊपर जब व्यक्ति जाती है एक पॉइंट के ऊपर, तब उसको ये सब रियलाइज होता है, देखता है, और तब फिर पता चलता है कि ये गेम हजारों सालों नहीं पर हजारों जन्मों से ये चलती आती है, और जिसके अंदर जन्म मृत्यु चलता रहता है। शायद ये देखते देखते ही फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जन्म मृत्यु का फिर चक्कर बंद हो जाएगा, और कोई टाइम के ऊपर फिर लास्ट जन्म इस तरह हो पाएगा। पर जब तक ये है तो ये सब मीनिंगलेस है, ये अर्थहीन है, और इसके अंदर हम आते हैं जाते हैं, संबंधों के अंदर फंस जाते हैं, और फिर शरीर मर जाता है, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर नए संबंधों के अंदर आए, फिर से किसी के बाप बने, किसी के बेटे बने। ये एक चेन जो है वो चलती ही रहती है, एंडलेस ये सब चलता रहता है। ये कम से कम समझना, देखना ये बहुत ज़रूरी है। In that panorama which we shall witness one day, we shall rise up wiser and less grasping, and when we can live with our hands that are open as our hearts and our brains that are open, we shall then know things and persons in their true perspective, and not as now that we see as real, their mere arising and passing away. तो फिर जब ये एक विशाल चित्र हमारे सामने आता है और उसके हम जब साक्षी बनते हैं, हम देखते हैं कि एक दिन फिर ऐसा भी आएगा कि हम पूरा एक वाइज पर्सन के रूप में एक व्यक्ति जो पूरा ज्ञानी है, पहुंचा हुआ है, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग वाला है, ऐसे ही व्यक्ति का हमारे अंदर से राइज होता है, जन्म लेती है ऐसी व्यक्ति, और फिर उसको कुछ ग्रास्प करने की ज़रूरत नहीं हो रहती है, वो कम ग्रास्प करता है, क्योंकि अभी उसने जो है वो जीवन के बारे में और पूरा जो सृष्टि है सब कुछ उसने जान लिया है, तो अभी उसको कुछ ग्रास्प करने का खास रहता नहीं है इस तरह। और उसका फिर हृदय, दिमाग, ये सब जो है वो एक खुला रहता है, इसी तरह का व्यक्ति है। कोई विचारों से, कोई थियरी से, किसी भी तरह से वो बंधा हुआ नहीं है, कोई चीज़ उसको बांध नहीं सकती है। इस तरह वो व्यक्ति, जिसको फ्री व्यक्ति कह सकते हैं, ऐसी वो व्यक्ति हो जाती है। और फिर वो दूसरों को भी इसी तरह देखता है, इसी पर्सपेक्टिव, उसका थ्रू पर्सपेक्टिव आ जाता है, उसी परिप्रेक्ष्य में दूसरे लोगों को, दूसरी वस्तुओं को वो जानता है। जैसे आज हम देखते हैं इस तरह नहीं, तो एक पूरा एक अंडरस्टैंडिंग, एक नज़रिया व्यक्ति का बदल जाता है जब वो इन सबसे ऊपर उठ जाता है तब। बट दैट शुड बी आवर एक्सपीरियंस वन डे, नॉट एज ए mere mental concept, and that day will be our blessed day,
for each one of us, and we shall realize that we are not many but one. तो ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए. अभी तो हमारे लिए कंसेप्ट ही है, खैर, क्योंकि हमें ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर एक दिन ऐसा आना चाहिए कि ये जो कंसेप्ट है वो एक्सपीरियंस के अंदर बदल जाए, और वो दिन हमारे लिए एक आशीर्वाद का दिन साबित होगा. और फिर वो हम ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि हम अभी तो अलग अलग रूप में दिखते हैं. मैं हूँ, तू है, तो वो मैं तू फिर निकल जाएगा, और एक वननेस, एक जो है सब कुछ एक ही है, इसका एक अनुभव हो जाएगा. वैसे आत्मा के स्तर के ऊपर तो सब एक ही है, कोई भिन्नता नहीं है. शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है, पर आत्मा के स्तर पर तो क्योंकि एक ही तत्व है, आत्मा तत्व ही एक है, तो वो स्तर के ऊपर तो सब हम एक है, और वो कोई पॉइंट के ऊपर हमें रियलाइज होना चाहिए. देन फॉर whom shall we cry, and for whom shall we perform the ceremonies and rites. तो ये फिर हम जब किसी की हमारा मृत्यु होती है, हमारे नज़दीक के व्यक्ति का, तो हम बहुत दुखी होते हैं और रोते हैं. फिर हम सेरेमनीज और जो राइट्स, रिचुअल्स वगैरह जो होते हैं, हर एक के अपने अपने धर्म के हिसाब से क्रियाकांड वगैरह हम करते रहते हैं. तो वो किस लिए है? फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो स्टेज के ऊपर जब आता है व्यक्ति और देखता है कि सब कुछ ये खेल के रूप में, अराइजिंग और पासिंग अवे के रूप में है, तो ये एक व्यक्ति जो हमारे साथ, तो वो अभी पासिंग अवे उसका हो गया. वो जैसे एक सेल्स का होता है, इस तरह एक पूरा शरीर का हो गया. और ये ऐसे बुद्ध पुरुष ही देख सकते हैं, और फिर उनको कोई ये नहीं होते है. तो एक लेडी अपना एक छोटा सा बच्चा जब वो गुजर गया, तो बुद्ध के पास लेके आई, बोलती है कि मास्टर, ये मेरा बच्चा मर गया है, उसको आप जीवन दान दो. तो उसने, उसके आँख में करुणा थी. उस समय वो कोई फिलॉसफी नहीं थी, उसके आँख में करुणा थी, और उसने कहा कि जो जन्म लेता है वो तो मरता है, ये संसार का नियम है, और इस तरह उसको समझाया. तो ये लोग जब ये चीज़ हम देख सकते हैं, तो फिर ये जो सुख दुख है, जन्म मृत्यु, इन सारी चीज़ों से आदमी कितना ऊपर उठ जाता है, और दूसरों को भी वो फिर इतना ही वो सपोर्ट करता है, दूसरों को के लिए भी वो एक करुणा, सहानुभूति वो दे सकता है. When one understands all this, one smiles at all the arising and all the passing away. जब वो व्यक्ति अभी इतना सक्षम हो गया है, देखता है, तो अब वो खाली स्माइल करता है और देखता है कि हाँ, ये आया और ये गया. अगर कोई व्यक्ति का भी निधन हो जाता है, तो वो, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जड़ है या उसको कुछ नहीं होता है. वो उसको सब ये है, पर वो समझता है ये सृष्टि का नियम क्या है, वो जानता है, वो रियलाइज़ किया है, खाली बुद्धि से नहीं जानता है. वो देखता है कि हर चीज़ उत्पन्न होती है तो वो पास होती ही है, वो तो ख़त्म होती है, वो रियलाइज को होता है. इसलिए ये वो व्यक्ति जो है वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाती है. और ऐसी व्यक्ति को गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ कहा है. वो स्थित प्रज्ञ हो गया. अभी वो कोई चीज़, सुख दुख, राग द्वेष उसको परेशान नहीं करते. तो ये एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए. और ऐसे हमारे बहुत सारे महापुरुष इस अवस्था के अंदर जीते थे, और आज भी ऐसा कोई हो सकता है. तो यहाँ 5th मीटिंग ख़त्म होती है. अब 6th मीटिंग पढ़ते हैं. 6th मीटिंग 29 नवंबर 1984. तो 84 की ये मीटिंग है नवंबर महीने में. In our 3rd, 4th and 5th meeting, we have been stressing on the point of observing all the arising and all the passing away. It is too early to observe the more subtle arising and passing away in the vast universe, as also to see and observe our own innumerable arising and passing away, that is our own previous innumerable births and deaths.
for such practices of observing will require more development, and such other active awareness practices of mindfulness, and then step by step all will also be possible one day. तो इन पीछे की सब मीटिंगों के अंदर 3, 4, 5 सब हम देखा कि प्री सेंसिंग की जब उन्होंने बात की, उससे पहले से ये अराइजिंग और पासिंग अवे का जो फंडामेंटल नियम है उसकी बात वो करते आए हैं, और लास्ट मीटिंग तक हमने देखा कि यही मेन बात थी। और फिर ये तो शुरुआत खाली हम श्वास देख के करते हैं कि देखो श्वास आया श्वास गया, फिर डीप में जाते हैं तो और सूक्ष्म प्रकार के जो ये इस तरह के जो संवेदनाएं है राइजिंग पासिंग अवे की, तो वो संवेदना फिर हम लेते जाते हैं, फिर और गहराई में जाते हैं तो हमारे जो अनेक जन्म हो गए, कितने जन्म में हमने जन्म लिया, मृत्यु हुआ, वो सारी चीज़ों भी हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर आते हैं। और इस तरह पूरी जो ऑब्जर्वेशन की जो प्रक्रिया, जैसे गहराई में जितना गहराई में जाते हैं इतना ये सारी चीज़ों को व्यक्ति देख समझ सकता है। तो ये एक पर इसके लिए चाहिए एक हमारे अंदर एक्टिव अवेयरनेस चाहिए, माइंडफुलनेस की स्थिति चाहिए, तब जाके इस तरह का ऑब्जर्वेशन होता है। पैसिविटी जो है या पैसिव अवेयरनेस हम जो नॉर्मली जीते हैं, पैसिव अवेयरनेस से जीते हैं, तो उससे ये कोई ऑब्जर्वेशन होता है नहीं है। और दूसरा हमारा देखा लास्ट टाइम कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा आइडेंटिफिकेशन का, तो आइडेंटिफिकेशन हमारा हो जाता है हर विचार के साथ, हर भाव के साथ में, तो फिर ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। श्वास को भी देखने बैठते हैं और थोड़ी देर में हम किसी चीज़ से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कोई विचार के अंदर चढ़ जाते हैं और आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो फिर वो देखना, वो ऑब्जर्वेशन बंद हो जाता है। पर ये इस तरह की जो प्रैक्टिस अगर जब हम लंबे समय तक करते हैं और एक्टिव अवेयरनेस के साथ में करते हैं, तब ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। और जैसे अभी मैंने प्रिज्म की बात की थी, लोग प्रिज्म करते हैं वो भी इतनी पैसिव अवेयरनेस के साथ में, जैसे देखते हैं कि कोई और चीज़ देखते हैं, इस तरह अंदर देखते रहते हैं, 5 मिनट 10 मिनट देखा और फिर उठ गए, निकल गए। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो कितनी एक्टिव अवेयरनेस के, और प्रिज्म में तो एक्टिव अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो ही आप गहराई के अंदर जा सकते हैं। फ्रॉम द सेकंड मीटिंग ऑनवर्ड्स we have been describing our organism as either I0 or I wonderful. We have also seen that proper use and behavior of neurological and brain processes or otherwise can make such a difference. तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो देह तंत्र है, पूरा तंत्र, उसकी 2 प्रकार की स्थिति है, एक I0 और दूसरी I वंडरफुल, मतलब कि जिसको हम रियल आई भी कहते हैं, इस तरह की। तो I0 मतलब जो व्यक्ति का शरीर तो मनुष्य का है, पर अंदर की जो वृत्ति है वो पशु जैसी है, प्राणी जैसी है, एक निम्न प्रकार का जो जीवन जी रहा है व्यक्ति पशु जैसा, तो वो I0 की कैटेगरी के अंदर वो ऑर्गेनिज्म होता है। और दूसरा जो है, जो एक ऊपर उठ गया इन सारी चीज़ों से, तो एक दूसरा यहाँ वंडरफुल शब्द यूज़ किया है, बाकी नॉर्मली वो रियल आई या उसको जो एक दूसरा भी शब्द डॉक्टर किंग ने यूज़ किया था। तो इस तरह एक ऊंची, एक ऊपर की स्थिति जो है वो 2 प्रकार के अंदर हमारा ऑर्गेनिज्म रहता है। तो एक जो है जिसको हम थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ए, और दूसरा जो शब्द यहाँ का अदरवाइज, तो अदरवाइज है वो सी, मतलब कि जो हमारा साइलेंस एरिया या होली ग्राउंड जिसको हम कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया जो है वो 2 इसमें होती है, या हम फिर न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर होते हैं, मतलब थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के एरिया के अंदर है, या फिर इसमें नहीं है, तो दूसरा जो एरिया है वो हमारा ये साइलेंट एरिया है, उसके अंदर हम हो सकते हैं। और ये दोनों का ये बड़ा डिफरेंस है। इफ़ वी कैन प्रॉपरली ट्रांसलेट द हैपनिंग इन सी एरिया, द साइलेंट एरिया, होली एरिया,
we will be able to uncover our real nature, which is Buddha or Christ nature. Otherwise, we can very well compete with lower life in our behavior. तो ये जो चीज़ है, अगर हम इसको, ये जो एरिया है, सी एरिया है, साइलेंट एरिया या होली ग्राउंड है, उसको अगर हम सही ढंग से समझते हैं तो ही ये, और फिर वो जब अनकवर होता है, वो जब वो प्रकट होता है, तो हमें हमारा वो रियल नेचर, बुद्ध का नेचर है, वो पता चलता है। मतलब कि जब साइलेंट एरिया तक हम पहुंचते हैं तभी हमें ये हमारा रियल नेचर है वो पता चलता है। नहीं तो फिर तब तक के लिए तो हमें जो लोअर लाइफ है उसको ही हम फिर कॉम्पीट करेंगे, उसकी स्पर्धा में ही रहेंगे। जैसे लोअर लाइफ में जी रहे हैं पशु पक्षी प्राणी, इसी तरह ऑलमोस्ट हमारा जो बिहेवियर है वो इसी तरह पशु पक्षी प्राणियों की तरह हमारा भी बिहेवियर रहता है, या फिर उसके अलग, उसके विपरीत बुद्धा नेचर का जो ये है बिहेवियर, उसके अंदर रह सकते हैं। वो दो ही संभावना है। नॉर्मली अभी जब तक हम बुद्धा नेचर के अंदर नहीं है तो हम लोअर लाइफ के बिहेवियर जैसा ही, क्योंकि व्यक्ति को देखते हैं तो कई बार पता नहीं चलता है कि व्यक्ति के अंदर क्या चीज़ पड़ी है। ऊपर से तो वो ठीक ठाक लगता है, पर वो जो लोअर लाइफ के संस्कार हर हमारे अंदर, सबके अंदर इतने गहरे पड़े हुए हैं कि कभी कभी विद्वान लोग भी इस तरह के वर्तन करते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं, तो एक आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों। क्योंकि वो जो संस्कार जो है वो अभी भी पड़े हुए हैं, और वो संस्कार कोई पॉइंट के ऊपर बाहर आ जाते हैं। नॉर्मली तो वो अंदर पड़े रहते हैं, तो वो व्यक्ति ऐसे नॉर्मल लगती है, पर कभी कोई व्यक्ति को बहुत तकलीफ में आ गई या कोई बहुत उसको परेशान कर रहा है, तो फिर वो अंदर का एक जो ये जंगली संस्कार है वो भी कभी बाहर आ सकता है। तो इसीलिए ये साधना का महत्व क्यों है कि ये अंदर, खास करके हम कहते हैं कि भाई हमारे मणिपुर चक्र के अंदर ये सारे संस्कार पड़े हैं, तो इसीलिए बहुत गहराई से साधना करनी पड़ती है। और ये तावड़िया जी ने सारी प्रैक्टिस इसीलिए दी है कि ऐसे जो संस्कार है वो कभी बाहर ना आए, या कभी मतलब वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए, साफ हो जाए वो एरिया। इसके लिए हमें ये सब प्रैक्टिस करनी है। तो ये दो स्थिति है, एक बुद्ध नेचर की या एक नॉर्मल जो है स्थिति, और तीसरी हकीकत में तो दो है, एक लोअर लाइफ और एक बुद्धा की। पर हम जैसे लोग हैं वो बीच में की स्थिति में है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो तीन कैटेगरी भी यहाँ कह सकते हैं। we do behave irregularly today, and our standard is really substandard in the 20th century. And though man can today walk in space and on the moon, he cannot walk straight on this earth. तो आज का हमारा जो एक बिहेवियर है, हमारा हम जो जिस तरह जीते हैं वो कितना हमारा एक रूडली बिहेवियर होता है, असभ्य, बेदंगा। हम रूडली किसी के साथ हम बात कर लेते हैं, किसी के साथ हमारा ये होता है जो रिलेशनशिप में, ये कई बार रूडनेस बाहर भी आ जाती है। तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होना चाहिए जीवन का या व्यक्ति का, वो नहीं रहा, सब स्टैंडर्ड हो गया है। और वो कहते हैं कि हम तो ये तो आज तो 21st सेंचुरी हो गई, ये तो 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। और आज तो लोग और गर्व से कहते हैं हम तो 21st सेंचुरी वाले हैं, और स्पेस पर भी पहुंच गए, मून पर भी पहुंच गए, हर जगह ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे। पर व्यक्ति को अभी भी ये पृथ्वी के ऊपर किस तरह जीना है, किस तरह सही ढंग से चलना है, मतलब उसका बिहेवियर किस तरह होगा, वो उसको नहीं आता है। वो अभी भी हवा में उड़ता रहता है, पर पृथ्वी पर चलना उसको अभी सीखना बाकी है। तो देखेंगे हम लोगों को, देखते हैं तो कितना सब स्टैंडर्ड बिहेवियर हम बाहर निकलते हैं। तो कई बार रास्ते पर जाते हैं इतने
जुआन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं, जो राइडिंग करते हैं, चलाते हैं बाइक वगैरह, तो इस तरह चलाते हैं। तो ये कितना सब स्टैंडर्ड हो गया है, वो तो हम सोसाइटी के अंदर रोज़ाना ये सब देख सकते हैं। तो इन चीज़ों से आदमी को अभी बहुत ऊपर आने की ज़रूरत है। रिलीजन, फिलोसॉफी, योगा एटसेट्रा विश टू इम्प्रूव मैन एज द ऑर्गेनिज्म बाय प्रीचिंग। तो हमारा धर्म है, हमारा ये जो सब फिलोसॉफी, योग वगैरह, सोकल योग, ये इसका एक उद्देश्य तो अच्छा है कि वो प्रीचिंग के द्वारा, मतलब कि उपदेश द्वारा व्यक्ति को सिखाने का, समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो चाहता है कि व्यक्ति का जो है वो उसका ऑर्गेनिज्म बदल जाए, वो अच्छा इंसान बन जाए, पर होता नहीं है। क्यों होता नहीं है? एक सीधी सी बात है, जो अगर हम सही ढंग से इसको देखें तो, कि इंसान को बदलना है, मतलब क्या बदलना है? उसकी मेमोरी पैटर्न है, उसको बदलना है। जब तक मेमोरी पैटर्न हमारी पुरानी है, गुस्से की मेमोरी पैटर्न है और ख़राब चीज़ों की मेमोरी पैटर्न है, और फिर हम इसको प्रीचिंग करेंगे, तो प्रीचिंग से वो मेमोरी पैटर्न बदलती नहीं। वो व्यक्ति जो है वो फिर बदल नहीं पाएगा, चाहे इसको कितना भी उपदेश। हाँ, थोड़ा बहुत, थोड़े समय के लिए वो शांत हो सकता है, थोड़ा समय के लिए ऐसा अच्छा भी लगेगा, पर जैसे अब ऊपर बात की, इस तरह फिर से उसके जो संस्कार जाग जाते हैं, या जिसको हम मेमोरी पैटर्न कहते हैं, वो फिर से काम करते हैं, तो व्यक्ति वैसा की वैसा भी रह जाता है। उसके लिए तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़े, प्रीचिंग नहीं, नो प्रीचिंग बट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस होती है, साधना होती है, तो फिर व्यक्ति के अंदर चेंज आता है। दूसरी बात यह है कि कई लोग जो है वो ऑर्गेनिज्म को जगाने की बात करते हैं, जो एक जागृति का मार्ग जो है, जागृति की जो लोग बात करते हैं, तो वो समझते नहीं है कि ये ऑर्गेनिज्म कभी भी जाग नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो एक मैकेनिकल है, वो एक यांत्रिक रूप में चलने वाली चीज़ है। ये देह तंत्र है, हमारा ब्रेन है, ये तो यांत्रिक रूप में चलने वाला है। उसको आप कैसे जगाओगे? वो जाग ही नहीं सकता है। उसके लिए तो इतना ही करना है कि हमें तो उसकी थोड़ी साफ़ सुफी करना है। तो रोज़ाना हम उसकी थोड़ी साफ़ सुफी करेंगे, मतलब श्वास हमारा रिदम में चलेगा, हमारा खान पीन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए इतना काफ़ी है। वो कहीं उसको हम जगा नहीं सकते, क्योंकि जो जागने वाला जो तत्व है वो तो ऑलरेडी अंदर है ही और जागा हुआ है। हमारी दृष्टि उधर नहीं है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है, बाकी जागृत तत्व तो अंदर पड़ा हुआ ही है। वो जब हम इसको देखते हैं तब पता चलता है कि हाँ, ये जागृति तो यहाँ पड़ी हुई, ये चीज़ जागृत है। ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को हम कभी भी जागृत नहीं कर सकते हैं। ये सीधी सी बात लोग नहीं जानते, और इसलिए शरीर के स्तर पर, ये ब्रेन के स्तर पर इतनी माथापच्ची करते हैं, इतने प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म एक दिन जाग जाएगा। तो ये सब गलत है, पर क्या करें लोग जो है। Why not then preach religion, philosophy, yoga, etc. to all other organism of lower life also, to whom this physical organism so much resembles in many ways? The result may not be more discouraging. तो यहाँ फिर वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को प्रीचिंग करने से ही वो सुधर जाएगा, तो फिर यही जो प्रीचिंग की पद्धति है, वो चाहे रिलीजन, फिलोसॉफी, योगा, किसी के द्वारा जो दूसरे लोअर लाइफ के जो ऑर्गेनिज्म है, पशु पक्षी के ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी उपदेश दो ना, तो शायद वो भी सुधर जाए। पशु को उपदेश दो, कोई मांसाहारी प्राणी हो तो उसको उपदेश दो कि भाई तू मांसाहार क्यों कर रहा है, तू छोड़ दे, क्योंकि वो हमारे जैसे ही कई रूप में रिसेंबल है, हमारे जैसे ही साम्य है कई बाबतों के अंदर। तो हम उसको तो कभी उपदेश नहीं दे सकते, और वो उपदेश ले भी नहीं सकते और लेते भी नहीं। तो फिर हमारे बॉडी जो है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है,
उसके बारे में इतना प्रीचिंग करने की ज़रूरत क्या है। उसको सिंपल चीज़ें सिखाओ कि किस तरह जीना है, किस तरह हमारा श्वास अच्छी तरह चले, हमारा खान पान का ये सारी जो चीज़ें हैं नॉर्मल चीज़ें वो ठीक ठाक होने चाहिए, हमारा इमोशन जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। इतना करना काफ़ी है। बाकी तो जैसे हमने देखा इस तरह ये एराइजिंग पासिंग अवे के अंदर हम ऑब्जर्वेशन में उतरते जाएंगे तो अपने आप में सारी चीज़ें चेंज होती जाएगी, मेमोरी पैटर्न भी चेंज होती जाएगी। बाकी तो उसका रिजल्ट जो है वो डिस्करेजिंग ही रहेगा, निराशाजनक रहेगा। ए डिफरेंट अप्रोच देयरफॉर इज नेसेसरी एंड इज ऑब्वियस टू। अभी कुछ और प्रकार का हमें एक अप्रोच लेना पड़ेगा। अध्यात्म के अंदर भी धर्म के अंदर भी जो चल रहा है वो इस तरह नहीं चलेगा, कुछ और चीज़ करनी पड़ेगी और अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी और कुछ क्रिया करना पड़ेगा, तो फिर ये चेंजेस आ सकते हैं। यम नियम इज मियर प्रीचिंग और sermons we hear every Sunday and asanas and pranayam we are afraid if a monkey is taught may perform better. Sorry dear friends for such a blunt approach, but it is necessary now to discard the orthodox meaning of yam niyam asan pranayam. तो ये जो है हमने ये हमारा जो जीवन है या हमारा जो प्रीचिंग जो है उसका आधार क्या है, मॉरालिटी है। ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा नुकसान होगा। तो ये जो प्रीचिंग है हमारा, और जैसे क्रिश्चियनिटी में उसको सरमन कहते हैं, तो हर संडे चर्च में जाते हैं और इस तरह जो धर्मगुरु है वो सरमन देते हैं। तो इससे तो क्या होगा, ये तो यम नियम है या किसी प्रकार का सरमन है, वो हमारा ब्रेन के अंदर जाता है। वो जब हम वहाँ होते हैं तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट सुनता है ना, तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट तो वो सुनेगा और फिर वो उसमें से निकल जाएगा। जैसे हम बाहर आते हैं तो फिर जैसे थे वैसे हो जाते हैं, क्योंकि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट वो पकड़ नहीं पाता है। वो बुद्धि उसको समझने का प्रयत्न करेगी, बुद्धि उसको अगर स्वीकारेगी भी तो भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो संस्कार पड़े हैं वो तो हमारे अंदर पीछे वाला ब्रेन, हाइड ब्रेन जो है हमारा, जहाँ हमारी मेमोरी पैटर्न पड़ी है वहाँ तक ये प्रीचिंग जाना चाहिए। तो जब कोई हम कान से जो प्रीचिंग सुनते हैं, जो कोई उपदेश सुनते हैं या यम नियम, तो वो तो वहाँ मेमोरी पैटर्न पड़ी है, वहाँ तक तो कुछ जाता नहीं है, तो फिर उसके अंदर बदलाव कैसे होगा। तो ये साइंटिफिकली काम करना है तो वहाँ मेमोरी पैटर्न के ऊपर करना पड़ेगा। और यहाँ एक कटाक्ष भी करते हैं कि अगर हम कोई बंदर को ये सिखा दे आसन प्राणायाम, तो हो सकता है कि हमसे अच्छा वो बंदर ऐसे गुलाट मार के ऐसे ये करके वो सब खेल बताएगा, हम देखते हैं सर्कस में वगैरह में। तो इस तरह हमसे तो अच्छा वो भी कर सकता है, तो इससे क्या होगा। तो ये उनका थोड़ा ब्लंट अप्रोच जो है वो थोड़ा मुँह फाट बात कर रहे हैं, पर वो ज़रूरी है। इस तरह के ऑर्थोडॉक्स जो मीनिंग है अभी तो उसको छोड़ना पड़ेगा, जो पहले से जो हमने जाना है, सीखा है, वो पकड़ के रखा है, उसको अभी छोड़ना पड़ेगा, नए ढंग से सोचना पड़ेगा, नया अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। इन आवर अर्ली मीटिंग्स वी हैव designated the organism as I0. This is our diagram 1 state, and after much work on oneself, one reach the diagram 3A stage. Diagram 2 shows progress from 1 to 3. But the great hope held out is that only in case of human organism it is possible to progress to 3A condition and later proceed to 3B and 3C stages. तो ये जो डायग्राम्स की बात है वो आगे बहुत बार हमने देखी है, तो यहाँ फिर से करते हैं कि जो I0 का जो है वो डायग्राम 1 की स्थिति है, मतलब 2482 वाले व्यक्ति जो है वो जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस तरह की
जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है वो डायग्राम 1 में आता है, जिसको I0 यहाँ कहा है। और फिर दूसरा जो स्टेज है ऊपर का, वो 3A का स्टेज है, और इन बिटवीन का स्टेज है वो डायग्राम नंबर 2 है, जिसमें हम 2482 से 5221 की ओर जाते हैं डायग्राम 2 में, और फिर 3A में 5221 के अंदर हम एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो स्थिति है वो दर्शाती है। और जो हमारा सिर्फ मनुष्य जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है, वो ही सिर्फ ये इसके अंदर ही एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का प्रोग्रेस वो कर सकते हैं। दूसरी कोई रीत से या दूसरी कोई व्यक्ति या दूसरी कोई स्पीसीज जो है वो इस तरह का कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। मनुष्य ही इस तरह का प्रोग्रेस कर सकता है कि वो डायग्राम 1 में है तो फिर 2 में होके 3 तक जा सकता है, और आगे डायग्राम 3B और 3C तक भी पहुंच सकता है। During the earlier meetings, we have used words like 1. Structure as quality and not form, 2. Spectrum, and 3. Inherent design. What do these words convey? तो अब पिछली मीटिंग के अंदर ये बात आई थी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है, फिर स्पेक्ट्रम क्या है, और इनहेरेंट डिज़ाइन अंदर की जो है वो क्या है। तो यहाँ फिर से ज़रा वो बात यहाँ डिटेल में वो बताते हैं कि पहला स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर एज क्वालिटी एंड नॉट फॉर्म। तो स्ट्रक्चर मतलब कि एक हमारी जो संरचना या हमारा जो ढांचा है किस प्रकार का, वो क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल फॉर्म्स फ्रॉम हाईएस्ट मैन टू लोएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग vegetation and mineral is composed of 3 qualities: sattva, rajas and tamas, that is intellectual, emotional and sex, in all permutation and combination, chess, plus all the permutation and combination of awareness from 0 to 100. This is the structure of a form. तो कोई भी फॉर्म है, मतलब कोई भी स्वरूप है, चाहे वो व्यक्ति का उच्च प्रकार का व्यक्ति कोई महात्मा हो, या फिर कोई सामान्य व्यक्ति हो, या फिर दूसरी जो स्पीसीज है या दूसरी जो किंगडम है, जैसे वेजिटेबल किंगडम है, एनिमल किंगडम है, तो इन सब के अंदर एक 3 प्रकार की जो क्वालिटीज़ या गुण जिसको कहते हैं हम, सत्व, रजस, तमस, ये 3 चीज़ ही की पूरी रमत है। ये 3 चीज़ों का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमेशा बनता रहता है, और वो व्यक्ति का इस तरह स्ट्रक्चर बनता है। तो कोई भी चीज़ है जिसको हम कहें जीवन चीज़, चाहे एक सेल से लेके कोई बड़ा महात्मा, या फिर अगर गैलेक्सी वगैरह वो भी एक जीव के रूप में है, तो सबके अंदर यही चीज़ है, सत्व, रजस, तमस की ये है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि अलग अलग का उसका रेशियो बनता रहता है। जैसे कि सत्व 2 है, रजस 4 है, तमस 8 है, तो 1 रेशियो हो गया। फिर उसके अलावा कोई और फिगर डाल लेंगे तो दूसरा हुआ, फिर और फिगर डालो तीसरा हुआ। इस तरह हजारों कॉम्बिनेशन हम इसके बनाते हैं। तो चेस के अंदर चेस का बोर्ड होता है, वो भी कुछ ऐसा है, इसलिए यहाँ चेस शब्द लिखा हुआ है। तो एक तो स्ट्रक्चर के अंदर एक बात ये आती है सत्व, रजस, तमस का कॉम्बिनेशन की, और दूसरी अवेयरनेस की। और अवेयरनेस भी जो है वो 0 के से लेके 100 तक की है, मतलब परसेंटेज अलग अलग फॉर्म की अलग अलग अवेयरनेस की क्वालिटी होती है। लोअर लाइफ जो होती है उसके अंदर अवेयरनेस की ये कम रहती है, मनुष्य के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है। और फिर जो उच्च प्रकार के मनुष्य है, मतलब कि जो योगी है, महात्मा है, ऋषि मुनि है, इन लोगों की और ऊपर तक की अवेयरनेस रहती है। तो ये 2 चीज़ मिला के स्ट्रक्चर बना। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर शब्द सावरिया जी की सिस्टम में बार बार आता है। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या कि कोई भी रूप है जो वो 3 गुणों से बना हुआ है और उसके अंदर अवेयरनेस है। तो हमारा जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, हमारा शरीर, मन वगैरह है, तो वो भी सत्व, रजस, तमस से बना है, और हमारे अंदर भी अवेयरनेस,
अलग अलग टाइम पर अलग अलग अवेयरनेस की मात्रा होती रहती है। कुछ समय मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ समय मात्रा कम होती है। तो ये हमारा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। दूसरा है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम माने के वर्णक्रम, इसको गुजराती में वर्णपट कहते हैं, वर्णक्रम। द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन एनी फॉर्म runs throughout the organism, that is every cell is also composed of the same structure। तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से बना है। तो हमारे बॉडी के अंदर करोड़ों सेल्स है और हर एक सेल जो है वो सेम स्ट्रक्चर, हर एक का स्ट्रक्चर सेम है। हर एक का अंदर कोई एक सेंटर होता है, या न्यूक्लियस क्या कहते हैं, या उसके अंदर प्लाज्मा होता है, उसके अंदर जो जिस प्रकार की गति होती है। तो हर सेल का एक स्ट्रक्चर जो है वो समान होता है, चाहे करोड़ों सेल है, हर एक का स्ट्रक्चर अलग होगा। और हो सकता है वो अलग अलग सेल अलग अलग जगह के अलग अलग ऑर्गन के हो सकते हैं। कोई ब्रेन सेल भी हो सकता है, कोई ब्लड सेल हो सकता है, कोई नर्व का सेल हो सकता है। पर फिर भी इनकी जो हर एक की जो ये स्ट्रक्चर है, इसका रूप है, वो हमेशा सबके अंदर एक समान ही रहेगा। दिस एनेबल्स दैट ऑर्गेनिज्म विथ इट्स ऑर्गन्स, नर्व्स, ब्रेन और वॉट एवर वे द composition of a form B to perform accordingly, that is the possible structure। तो अभी संभवित स्ट्रक्चर क्या है कि जिसके अंदर ये, जैसे हमने कहा, इस तरह हर एक जो ऑर्गन है उसके अलग अलग सेल से, नर्व्स के सेल से, ब्रेन के सेल से, वो अलग अलग जो है वो सेल जो है वो जिस तरह उसकी रचना हुई है वो कंपोजिट होते हैं वो, और एक वो फॉर्म बनाते हैं। तो अपना वो इस मुताबिक वो परफॉर्म करेगा, अकॉर्डिंगली वो अपने मुताबिक ही वो काम करेगा। वो उसका पॉसिबल स्पेक्ट्रम हो सकता है। दूसरे यहाँ आगे एग्जांपल देते हैं तो ये बात और क्लियर होती है। जैसे कि ये कहते हैं कि द आईज विल सी एज मच, द ईयर विल हियर एज मच, एंड द ब्रेन विल अंडरस्टैंड एज मच। And due to limitations, if an organism fail to understand or perform incorrectly or fails to behave correctly, it is no offense, crime or sin। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम क्या है, ये यहाँ अगर एक एग्जांपल से पता चलता है कि हर हमारा ऑर्गन है उसका एक स्पेक्ट्रम है। जैसे कि आँख है, तो आँख कितनी दूर देखती है, तो ये इसका एक स्पेक्ट्रम हो जाता है कि इतने मीटर दूर या इतना फासले के ऊपर इतने दूर तक ये आँख देख सकती है। तो ये इसका, इस तरह हम जो सुनते हैं तो आवाज़ जो हमारे अंदर आती है तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर आती है, तो ये वो हमारे एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। बहुत ऊंची तेज़ आवाज़ आएगी, हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, तो वो आवाज़ हमारा कान पकड़ नहीं सकता है। या बहुत लो लेवल की जो फ्रीक्वेंसी का आवाज़ होती है वो भी नहीं पकड़ सकता। दूसरे प्राणियों के अंदर ये होता है, कहते हैं कि हाथी जो है वो 10 किलोमीटर दूर का भी सुन सकता है। तो उसकी ये हाथी की जो सुनने की रेंज है या जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं वो अलग है इंसान का जो सुनने का। इसी तरह जैसे कुत्ता होता है तो उसकी जो सूंघने की शक्ति है वो उसका स्पेक्ट्रम है। तो हमसे तो कितनी गुना ज़्यादा उसकी एक सूंघने की शक्ति होती है। इस तरह चीज़ों जो है हमारे ऑर्गेनिज्म वगैरह जो सेल्स है जो बना है फॉर्म, उसकी एक इस तरह का स्पेक्ट्रम बनता है। दूसरे भी चीज़ है कि स्पेक्ट्रम साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी काम करता है कि भाई जिसको हम इम्पल्स कहते हैं, तो इम्पल्स जो हमारे अंदर आते हैं तो कितना लो लेवल का या कितना हाई लेवल का इम्पल्स को हम ले सकते हैं, वो हमारा इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम बन जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो कोई महात्मा है, तो वो जो इम्पल्सिस लेंगे वो बहुत अलग प्रकार के, उच्च प्रकार के जो खास करके इम्पल्सिस होंगे, अच्छे होंगे, वही इम्पल्सिस को वो लेंगे। अब दूसरा सामान्य व्यक्ति है
तो ऐसे उच्च प्रकार का इम्पल्स को वो ले ही नहीं सकेगा, इसके स्पेक्ट्रम के बाहर की बात हो जाएगी। और वो महात्मा जो है वो जो क्रिमिनल टाइप के जो इम्पल्सिस है उसको ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका भी स्पेक्ट्रम जो है वो उसको अलाउ नहीं करता है। तो हायर रेंज और लोअर रेंज जो है उससे भी एक स्पेक्ट्रम बनता है। और ये हो सकता है कि किसी कारण ये काम नहीं भी करे या गलत रूप से काम करे तो वो फिर कोई गुनाह नहीं बन जाता है या कोई पाप नहीं बन जाता है। When we understand this, we shall be able to act and understand with all life correctly, for it will develop compassion. It is here that it is obvious that preaching sermon will always fail. Spectrum depends on structure and will automatically improve with structure. अब जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आती है, किसी व्यक्ति के अंदर कोई हम खामी देखते हैं, कोई डिसेबल कोई व्यक्ति है किसी प्रकार का, तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग आती है हमारे अंदर कि भाई ये तो जो है वो एक उसका स्पेक्ट्रम है, इसके कारण इसके अंदर ये चीज़ है, तो फिर हमारे अंदर उसके प्रति कोई घृणा या दुर्भाव नहीं होगा, उसके प्रति करुणा का भाव आएगा, कॉम्पेशन का भाव आएगा कि अरे कोई मानो कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है या कुछ उसको तकलीफ है, तो उसके प्रति हमें कोई ये गलत भाव नहीं आएगा, पर एक करुणा का भाव आएगा कि देखो बेचारा देख नहीं सकता है। तो इस तरह एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आनी चाहिए। और इसी कारण जो है वो जो प्रीचिंग है वो फेल हो जाता है, क्योंकि प्रीचिंग से इस तरह का हमारा जो स्पेक्ट्रम है उसको हम बदल नहीं सकते, न स्ट्रक्चर को बदल सकते न स्पेक्ट्रम को बदल सकते। और योग और अध्यात्म आफ्टर ऑल क्या है, ये स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम को बदलना, वही तो योग और अध्यात्म है या उसका लक्ष्य है। और दोनों का जो है वो स्पेक्ट्रम और स्ट्रक्चर जो है दोनों का इम्प्रूवमेंट का आधार एक दूसरा है। तो अगर स्पेक्ट्रम डेवलप होता है तो स्ट्रक्चर भी उसके साथ में, स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो स्पेक्ट्रम भी उसके साथ साथ में डेवलप होता जाता है। और तीसरा लास्ट पढ़ लेते हैं, इनहेरेंट डिज़ाइन। तो इनहेरेंट डिज़ाइन क्या है कि एक अंदर की एक आंतरिक जिसको हम एक आंतरिक रूप या आंतरिक एक योजना जिसको हम कह सकते हैं, अंदर एक डिज़ाइन भगवान ने बनाई हुई है हमारे हर एक के अंदर। इन स्पाइट ऑफ स्ट्रक्चर दैट डिसाइड्स द स्पेक्ट्रम, इनहेरेंट डिज़ाइन कुड बी डिफरेंट। Inherent design is not potential. Potential is what one can achieve based under or in spite of limitations. Inherent design is God's and nature's plan and purpose whilst creating a particular organism, and it does not matter what that organism is. God and nature want a human organism to be a temple of God. Thus, that is the inherent design of human organism. We have noted this inherent design in C part of the area of the brain, the silent area, holy ground. तो ये जो inherent design है अंदर के जो हमारा एक जो रूप बनाया हुआ है या अंदर की एक योजना बनाई गई है, ऑलरेडी एक बात है अंदर की भाई ये व्यक्ति का किस तरह का अंदर का ये हो सकता है, तो वो चीज़ जो है वो इनहेरेंट डिज़ाइन है। और वो जो स्पेक्ट्रम है उसकी स्पेक्ट्रम के अलावा ये चीज़ ये हो सकता, जैसे कि हमने देखा कि भाई कोई ऑर्गन का हमारा लिमिटेशंस है या कोई डिसेबल है, तो उसके अलावा भी उसका ये जो उसका डिज़ाइन इनहेरेंट डिज़ाइन तो परफेक्ट है, पर किसी कारण उसका लिमिटेशंस आ गया है, तो वो उसके लिए वो कितना बेस्ट कर सकता है लिमिटेशन के द्वारा भी, तो वो एक इम्पोर्टेंट बात है, न कि वो डिज़ाइन किस तरह बन, डिज़ाइन तो है पर वो डिज़ाइन में से किस तरह बेस्ट वो ले सकता है वो इम्पोर्टेंट बात है। और ये इनहेरेंट डिज़ाइन जो है वो गॉड एंड नेचर्स प्लान, देखो क्या है कि गॉड एंड नेचर का प्लान एंड पर्पस है कि भाई ये जब
सृष्टि बनी तब से ही ये हर व्यक्ति का ऑर्गेनिज्म किस तरह का हो सकता है, इसकी इनहेरेंट डिज़ाइन तो उन्होंने बना ली थी कुदरत ने और प्रकृति ने, और इसके मुताबिक उसने ये प्रकार का ऑर्गेनिज्म बनाया। तो हर ऑर्गेनिज्म है उसकी एक अपनी एक इनहेरेंट डिज़ाइन होती है। मनुष्य का जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अपनी एक इनहेरेंट डिज़ाइन है। अलग अलग स्पीसीज़ के जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अलग अलग ये इनहेरेंट डिज़ाइन हो सकती है, पर उसका कोई मतलब नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म है वो कुदरत ने इस तरह कोई पर्पस से इसकी ये इनहेरेंट डिज़ाइन की रचना की है। ऑर्गेनिज्म अपने आप में बना है, वो एक कोई पर्पस है, और वही ऑर्गेनिज्म का होना ही वो एक इनहेरेंट डिज़ाइन बताता है। गॉड एंड नेचर want a human organism to be a temple of God। अब ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म की इनहेरेंट डिज़ाइन भगवान ने बनाई है कि वो टेम्पल ऑफ गॉड बन जाए, भगवान का मंदिर जैसा बन जाए, वो इनकी इनहेरेंट डिज़ाइन है। पर हम क्या करते हैं कि वो इनहेरेंट डिज़ाइन को बनने नहीं देते। ये टेम्पल ऑफ गॉड की मतलब कि इतना साफ सुथरा शुद्ध अंदर से होना चाहिए, वो हमने इसको बनाते नहीं हैं। तो वो इनहेरेंट डिज़ाइन के मुताबिक वो अंदर का ये स्ट्रक्चर नहीं रहता है। और हकीकत में जो ये जो साइलेंट एरिया का जो भाग है, वो जो ब्रेन का हिस्सा है, वो भी एक इनहेरेंट डिज़ाइन के रूप में ही ये भी बना हुआ है। तो साइलेंट एरिया की जो डिज़ाइन है, क्योंकि जो हायर पर्सपेक्टिव है वो साइलेंट एरिया से ही बनते हैं, तो वो उसका भी एक इनहेरेंट डिज़ाइन के रूप में, तो ये एक इनहेरेंट डिज़ाइन के रूप में हमारे अंदर पड़ा हुआ है। अभी साइलेंट एरिया भी है, पड़ा हुआ है, पर वो प्रैक्टिस करने के बाद ही ये चीज़ें जो है वो इनहेरेंट डिज़ाइन अपना शेप ले सकती है। तो ये अंदर का जैसे कि एक टेम्पल ऑफ गॉड बनाने का है, वो इनहेरेंट डिज़ाइन है, पर उसको हम प्रैक्टिस करके शुद्ध बनाते हैं शरीर मन को, तो वो टेम्पल ऑफ गॉड बन जाता है। इसी तरह ये जो साइलेंट एरिया भी अंदर पड़ा हुआ है एक इनहेरेंट डिज़ाइन के रूप में, उसकी हम साधना करके उसको प्रकट करते हैं, तो फिर वो एक ये इनहेरेंट डिज़ाइन एक काम में आती है, इसका वो प्रकट होती है। यहाँ रुकते हैं। ये 3 प्रकार के याद रखना है हमें, स्पेक्ट्रम, स्ट्रक्चर और इनहेरेंट डिज़ाइन। बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर, हाँ सर ये पूछना कि जो हम प्रिज्म करते हैं उसमें टाइम लिमिट मैक्सिमम 5 मिनट है, उसको बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट, धीरे धीरे करके समय बढ़ाओ। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए बोलिए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। तो मेरा प्रश्न छोटा मोटा रहता है। हाँ बोलिए। ये अपना ये स्ट्रक्चर की बात तो समझ में है कि अपना रजस तमस का जो है हाँ हाँ वो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, हाँ, और वो स्ट्रक्चर का एक वो भी है, प्रमाण भी दिया हुआ है, 4:2 या 5:2 या 3:8 वगैरह। ऐसे ही ये स्ट्रक्चर जो है, हाँ, कोई मापदंड मतलब कि ऐसा कोई ऐसा इंटेंसिटी जैसे बनाया है हाँ के लिए, हाँ, के लिए कुछ ऐसा कोई है? नहीं, उसका कोई ऐसे फिगर आउट नहीं किया है कि भाई जिस तरह स्ट्रक्चर का ये एक रेशियो के रूप में बनाया, क्योंकि स्ट्रक्चर जो हमारा बना है वो उसका आधार ये IESM केंद्र, जिसने उसमें कहा ना कि इमोशनल, सेक्स और ये इंटेलेक्चुअल, जिसको हम सत्वरजस कहते हैं, वो नई भाषा में उन्होंने उसको ही इंटेलेक्चुअल, इमोशन और सेक्स कहा है। तो बेसिकली ये जो ब्रेन का जो ये है, ये 3 या 4 हमारे जो केंद्र है, उससे वो हमारा स्ट्रक्चर बनता है। स्पेक्ट्रम जो है
वो एक अलग चीज़ है। जैसे मैं हमने एग्जांपल से देखा कि हमारे हर एक ऑर्गन होते हैं, तो ऑर्गन का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, या फिर दूसरा स्पेक्ट्रम हमने देखा है इनकमिंग इम्पल्स के रूप जिस तरह आता है। तो उसका कोई ये नहीं होता है, पर व्यक्ति की स्थिति के अनुसार वो स्पेक्ट्रम जो वो बदलता रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति की स्थिति ऊंची होती है तो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, उसकी लोअर रेंज और अपर रेंज जो है वो उसकी बदलती जाती है। तो वो दूसरी रूप में उसको कह सकते हैं, जैसे कि भाई गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण बताए हैं, या अलग अलग हमारे दूसरे शास्त्रों के अंदर जो लक्षण बताए संत के अलग अलग, तो वो इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये एक स्पेक्ट्रम का लक्षण है, क्योंकि इस प्रकार के जो लक्षण है तो वो कोई उच्च प्रकार का जिसका स्पेक्ट्रम है उसी को ये लागू होता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं, पर एग्जैक्टली स्ट्रक्चर की तरह स्पेक्ट्रम के अंदर कोई ये इसको इस तरह फिगर आउट नहीं किया गया है। उसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू परसीव अपना जो परसेप्शन की एबिलिटी नहीं, खाली परसीव तो एक देखो, परसीव जो है ये तो एक प्रकार की क्वालिटी है। परसेप्शन जो है वो तो एक प्रकार की क्वालिटी है, पर ये तो ओवरऑल बात है, खाली परसेप्शन की बात नहीं है। जैसे कि हम अगर इसको कहे कि जैसे कि भाई स्ट्रक्चर के लिए कैसा ऊपर का भी बताया है कि भाई 3B है, इसके बाद में 3C तक का है, तो कैसा हायर इस तरह का ये बताया है। इस तरह परसेप्शन जो है वो तो एक प्रकार की इसकी एक क्वालिटी बन जाती है, पर वो ओवरऑल नहीं है। वो जो ये स्पेक्ट्रम के अंदर तो उसका ओवरऑल कितना वो व्यक्ति ऊपर है या नीचे है वो उसकी एक रेंज बताता है, एक रेंज है ये। तो टाइप ऑफ मतलब कि जैसे हमने एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि बॉडी टाइप जैसे जो है, हाँ, बॉडी टाइप जैसा मतलब कि ऐसा उसको परसेप्शन के दर्जे में हम कर सकते हैं? नहीं, वो बॉडी टाइप का भी अलग है। वो तो एक जो व्यक्ति जन्म से वो क्या लेके आते हैं वो बॉडी टाइप के अंदर आता है। उसके शरीर का ढांचा किस तरह का है और उसके अंदर किस प्रकार की ब्रेन की एबिलिटी जो है वो उसके ऊपर बॉडी टाइप का एक आधार रहता है। पर ये चीज़ तो अलग है, उसको जो तावरिया जी जो कहते हैं उस ढंग से हमें उसको समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ये है, स्पेक्ट्रम जो है वो इस प्रकार का है, और तीसरी जो हमारे अंदर इनहेरेंट डिज़ाइन डी है। ये तीनों चीज़ जो है वो मिलके हमारा एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको परफेक्ट बनाता है। ठीक है, ओके, चलिए और कोई प्रश्न है तो यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।